पर इन्होंने फेसबुक पर इन्होंने वीडियो बनाकर जो प्लेटफॉर्म में उपयोग लिया, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, इन सब चीजों को कंटेंट एनालिसिस किया जाना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस करने के बाद इन बच्चों के मन में क्या कल्पना है, यदि इन बच्चों की कल्पना को हम नहीं समझेंगे तो ये जो मीडिया आईटी आया है, उस आईटी इस देश के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा। यदि संसद हमें देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो संसदीय लोकतंत्र में हमें सहिष्णुता रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के विचार की समानता करनी पड़ेगी और समस्या का निराकरण डिबेट और डिस्कशन के आधार पर करना पड़ेगा। ये ज्यादा आवश्यक है। आज हमने कल्पना ही नहीं की थी एसटीसी बीएड के जो टीचर हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने का काम कैसे करेंगे। ये बच्चे जो आज पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग में एसटीसी और बीएड के करिकुलम में परिवर्तन करना पड़ेगा कि बिना क्लासरूम के अंदर के भी हम बच्चों को क्या काम कर सकते हैं। ये 50 लाख बच्चे जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ये इस बात का प्रतीक है आने वाले समय जनप्रतिनिधि यदि अपनी जनता की अपेक्षा को रखेंगे, आकांक्षाओं को आईटी के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे तो विधानसभा लोकसभा में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। ये सब सोचकर हमने ये निर्णय किया कि हम एक अवसर देंगे और सारे हिंदुस्तान ने, दुनिया के जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अगला 25 साल इस देश और दुनिया का कैसा होगा। वो कौन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए सरकार को नीति और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि सरकार नीति और कानून में परिवर्तन कर इन बच्चों की मानसिकता के आधार पर नीतियां नहीं बनाएगी तो लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ा हो जाएगी। ये हमारे देश में आज का जो वातावरण इस बात को इंगित करता है। इसलिए मैं आशा करता हूं हम सब आज नेहरू जी की जयंती पे लोकतंत्र के प्रति समर्पित हों और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं जिनके मन में कल्पना है, उन कल्पनाओं को कंटेंट एनालिसिस कर फ्यूचर में हमारी नीतियां क्या बने, उन नीतियों को निर्णय करने का काम हम करें। ये एक पहला प्रयास है। और मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति से भी कहा था कि मनोविज्ञान विभाग जो है और मनोविज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर है उनको हमें प्रोजेक्ट देंगे। ये जो 200 जो जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विधानसभा में जो बच्चे आए हैं, इन्होंने जो कंटेंट दिया है उन कंटेंट को एनालिसिस करें। शिक्षा में क्या परिवर्तन करना है, स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन करना है, इनके मन में और क्या कल्पना है, क्योंकि इनके मन में यदि नेगेटिव कल्पना हुई तो देश के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। आज इस आईटी के माध्यम से बच्चे जो जानकारी ले रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उन माँ बाप को मालूम नहीं है कि इस आईटी के माध्यम से इस मोबाइल में क्या चीज है। इस मोबाइल में सारे गुण है, इस मोबाइल में सारे अवगुण है। यदि माता पिता को हम बता नहीं पाएंगे कि इन बच्चों को आईटी के माध्यम से जानकारी देकर हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा जानकार बना सकते हैं, वो भावी देश के नागरिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयास के परिणाम आएंगे और माननीय बिरला जी आपके नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और आने वाले समय में इस देश में नीतियां इस तरह की बने कि भविष्य की हम कल्पना कर सकें, उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। उन समस्याओं को निराकरण करने का यह पहला प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं इस प्रयास के परिणाम आएंगे। इसी सब दृष्टि से रखते हुए हमने आपको आमंत्रित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कटारिया जी का और मेरे संसदीय जो कार्यकारिणी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे विधायक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नवाचार में मुझे हरदम प्रोत्साहित किया। राजस्थान की विधानसभा में नवाचार किए जिन नवाचारों की लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। आज कोई मन में कल्पना ही नहीं कर सकता कि विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में बाल जनप्रतिनिधि बैठेंगे। ये तो प्रिविलेज शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली जो आप सबको मिली है। 200 जो जनप्रतिनिधि मैं उनसे अपेक्षा करता हूं अच्छे नागरिक बने, माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करें और जब कभी भी नागरिक के रूप में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी का पूरे निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ऐसी मैं आशा करता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके माता पिता का भी स्वागत करता हूं और माननीय बिरला जी, मुख्यमंत्री जी, गुलाब कटारिया और हम सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये नवाचार इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका बनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के हृदय का एक बड़ा कोना हमेशा बच्चों के लिए सदैव समर्पित है। बच्चों के विकास, बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज आपसे आग्रह करना चाहेंगे पूरे प्रदेश के बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी, अध्यक्ष विधानसभा
डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, सचिव सीपीए सेम लोढ़ा जी, तमाम सदस्यगण राजस्थान विधानसभा, और जो हमारे यहाँ आज विशेष प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारे बच्चे बाल विधायक के रूप में और बाल विधायक सभा के रूप में आप उपस्थित हैं। ये प्रोग्राम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में और फ्यूचर संस्था के तत्वाधान में, जिसमें डॉक्टर मीना शर्मा जी ने अपनी भूमिका अदा की, ये आयोजित किया जा रहा है। अभी अध्यक्ष जी ने आपको भूमिका के रूप में बताया, इसका मकसद क्या है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना की, गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज 75 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क में कायम है। और हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हम आज स्थापित हैं। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है टूट गए। रशिया जैसा मुल्क टूट गया, उसके 15-16 टुकड़े हो गए एक मुल्क के जो सुपर पावर थी अमेरिका के मुकाबले की। हमारे मुल्क में अनेक जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, वर्ग है, उसके बावजूद भी हम एक रहे, अखंड रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क। ये जो सोच है हमारे लोकतंत्र में, संविधान की जो भावना है, मूल भावना, उसके कारण संभव हुआ। क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानियाँ हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़े, लंबा इतिहास है। अब पंडित नेहरू जिनकी आज जयंती है, बाल दिवस के रूप में, वो हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तब से देखते थे कि पंडित नेहरू की बाल दिवस के रूप में महोत्सव होते थे। और 10 साल तक वो जेल में बंद रहे थे आज़ादी की जंग के अंदर। कितने बड़े बड़े नेताओं ने जिंदगी बिता दी, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, कई नेताओं ने जेलों में बंद रहे थे। उस वक्त की जेलों में बंद रहना कितनी बड़ी बात थी। किस प्रकार से पूरे मुल्क में गांधी जी ने अहिंसा का हथियार लेकर के, अहिंसा का हथियार है बहुत बड़ा, खाली हिंसा का हथियार नहीं होता बंदूक या तलवार, अहिंसा भी हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया और दुनिया को दिखा दिया कि इस मुल्क के अंदर हम आज़ादी लेके रहेंगे अहिंसा के हथियार के रूप में। तो बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़े त्याग बलिदान हुए हैं, लंबा संघर्ष हुआ है, तब हम आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद में जिस प्रकार से जो संस्कार बचपन में प्राप्त किए थे, उसी के आधार पर कांग्रेस सरकारें चली लंबे अरसे तक। सरकारें बदली भी है, कई हमारे प्रधानमंत्री अन्य पार्टियों के भी आए हैं, वाजपेयी जी भी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आज प्राइम मिनिस्टर हैं, परंतु लंबे अरसे तक सरकारें चली आज़ादी के बाद में। उस वक्त भी त्याग बलिदान हुए। इंदिरा गांधी महान नेता थी, पूरे विश्व के अंदर एक आयरन लेडी के रूप में उनकी ख्याति बनी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी जी के ज़माने के अंदर। गरीबी हटाओ की बात उन्होंने करी, हरित क्रांति लेके आए। पहले हम लोग 480 PL के अंतर्गत गेहूँ मांगते थे, अमेरिका से भीख मांगते थे, आत्मनिर्भर बने हम लोग। और जब अवसर आया, परमाणु विस्फोट हुआ 74 के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में, और ऐसा मौका भी आया कि अपने ब्लू स्टार करना पड़ा देश को एक अखंड रखने के लिए, और इंदिरा गांधी की जान चली गई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या हो गई, जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जिन्होंने ये मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर का सपना देखा था 21st सेंचुरी का देश के लिए, वो शहीद हो गए। तो लंबा इतिहास है। इस मौके पर मैं
उसमें नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि आज आप दिन भर चर्चा करेंगे, हमारे स्पीकर साहब आपको मार्गदर्शन देंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका है। और हमारे स्पीकर साहब ने, सीपी जोशी जी ने आज इतिहास बनाया है। और आपने भूमिका और प्रेसिडेंट रह के यहाँ पे इतिहास बनाया है। आपकी आज की बात सभा इतिहास में दर्ज हो गई है। ऐसा प्रयोग मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ होगा विश्व के अंदर। आज हमारे जहाँ हम बैठते हैं, आपके मुख्यमंत्री महोदय बैठे, हर्ष जी, यहाँ मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, नहीं बैठे हुए। तो आप सोच सकते हैं मंत्रिमंडल बैठा हुआ पूरा आपका। मंत्रिमंडल में भी देखिए उप मुख्यमंत्री दीपी गुप्ता, मुख्य सचेतक जयेश सचदेव, ये मुख्य सचेतक बैठते हैं हमारे महेश जोशी जी। नेता प्रतिपक्ष वैभवी गोयल, ये बैठे हुए, जो कटाया साहब बैठते हैं, बैठे हुए। उप नेता प्रतिपक्ष महेश पटेल जी वहाँ बैठते हैं हमारे। राजेंद्र राठौड़ साहब, सामाजिक न्याय मंत्री दिनेश, कृषि मंत्री जितेश कुमार डूडी, गृह मंत्री प्रतीक शर्मा, खेल मंत्री रमाकांत शर्मा, उद्योग मंत्री खुशी, चिकित्सा मंत्री पीयूष गोयल। ये पीयूष गोयल वो नहीं है दिल्ली वाला, जहाँ पे इनका आदेश आता है ओम बिरला जी का उनके ऊपर। और पर्यटन कला राघव कल्ला, शिक्षा मंत्री सैयद फरल हैदर, वित्त मंत्री अनुष्का राठौर, बाल कल्याण मंत्री लावणिया राठौर, ऊर्जा मंत्री आद्या अग्रवाल। ये जो प्रयोग किया गया है, ये वास्तव में ये मामूली प्रयोग नहीं है। आजकल तो यूट्यूब और जमाना है सोशल मीडिया का, ये आपके प्रोग्राम को पूरी देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा इतिहास बनाया है। ये मैं बधाई देना चाहूँगा सीपी जोशी जी को। मेरे पहले मंत्रिमंडल में भी मेरे पंचायत राज मंत्री थे, पहले मंत्रिमंडल में 20 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि हमेशा नवाचार करते हैं, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो दिल्ली में हो। हमेशा इनका दे रहा है किस प्रकार नवाचार करें, किस प्रकार समाज के हर तबके को जोड़ें, किस प्रकार नई पीढ़ी को जोड़ें। ये प्रयोग मामूली प्रयोग नहीं है दिमाग में आना। और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा तहे दिल से कि राष्ट्रमंडल संसदीय दल के अध्यक्ष हैं राजस्थान शाखा के, हम लोग उपाध्यक्ष हैं, मैं और कटारिया जी, सेम लोढ़ा जी हमारे सचिव हैं। पर इनकी सोच थी कि ये आप सबको 5500 में से सिलेक्शन हुआ आप 200 लोगों का, 5500 में से सिलेक्शन 200 का हुआ है। इस अंदाज के बाकी लोग तो लाखों लोग सुनेंगे आज आपको, आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे, आप ये जज्बा होना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से। मैंने कहा कल का फ्यूचर आपके कंधों पर रहेगा। चुनौती हर वक्त रही है देश के सामने। जातिवाद की चुनौती बहुत भयंकर है, छुआछूत की चुनौती बहुत भयंकर है। आदमी मानवता में कलंक होता है जब हम देखते हैं कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत की भावना होती है। धर्म के नाम पे राजनीति होती है, वो देश हित में नहीं होती है। हम सब प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ में, शांति सद्भाव के साथ में, अहिंसा के मार्ग में चलते रहें। ये हमारी खूबी है पूरी दुनिया के मुल्कों का अलग से, जो गांधी की दी हुई है। उसको अपनाने का, उसको कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी पीढ़ी पर है, आने वाली पीढ़ी पर रहेगी, तब मुल्क बचेगा। इसलिए ये यहाँ बुलाने का मतलब है जिम्मेदारी सौंपना। आप तो प्रतीक हैं, आप तो निमित्त बने हो लाखों करोड़ों बच्चों का, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं पूरे मुल्क में, उनके आप एक प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हुए हो। आप 200 लोग नहीं हो, अब करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ साथी बैठे हो। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो यहाँ सीख के जाएं, उनको हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को बताएं
दोस्तों को बताया, जैसे सीपी जोशी जी कह रहे थे कि 50 लाख बच्चे जुड़ गए। जानवी ने जो प्रयोग किया अपना घर बैठे हुए, 50 लाख बच्चे जुड़ गए, पूरी क्रांति है। इन्होंने ये भी कहा इसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराई भी है। बुराई को दूर करो, वो भी अपने दिमाग से, अपने अक्ल होशियारी से दूर करो। ये जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो अपलोड होते हैं उसके अंदर जो नेगेटिव बातें हैं उनको कैसे हम हटाएं। तो आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत होगी। तो मुझे जाना था इसलिए मुझे पहले बुला दिया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, पर मुझे खुशी है मैं राजस्थान में आप सबका जो बाहर से आए उनका भी, राजस्थान से आए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से, हमारे साथी ओम बिरला जी इसी सदन में बैठे थे हमारे साथ में, नोकझोंक होती थी हमारे इनसे, आज हमारे लोकसभा के स्पीकर के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और इन्होंने भी अपनी धाक जो है लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। और हमें गर्व है कि राजस्थान का एक प्रतिनिधि लोकसभा का स्पीकर बना, पहला स्पीकर बना है। इसलिए हमें गर्व है कि वो आज हमारे बीच में सीपी जोशी जी के आग्रह पर आए हैं। इनका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारतीय प्रजातंत्र विश्व की अच्छाइयों का समागम है और उसमें अपनी अद्भुत परंपराएं भी है। मंत्रियों और सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रश्नकाल की परंपरा हमने इंग्लैंड से अपनाई। वहीं प्रश्नकाल के बाद आने वाला शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली से निकला हुआ आइडिया है, जिसे आमजन ने बहुत पसंद किया। बताना चाहेंगे कि डिजिटल बाल मेला बच्चों की सरकार कैसी हो, इस आयोजन का शुभारंभ 15 जून 2021 को माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा किया गया, जो 21 से 30 अक्टूबर 2021 तक आयोजित हुआ। और उसमें देश भर से, विशेष रूप से उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों की प्रतिभागिता हुई और बच्चों ने अनेकानेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख प्रसिद्ध शख्सियतों ने वार्ताएं की और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम बना, लाखों लोगों तक पहुंचा। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ निर्णायकों की एक पैनल बनाई गई, जिसमें बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी और उस रैंकिंग के आधार पर ये 200 बच्चे जो आज पूरे गरिमा के साथ, पूरे गर्व के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस विधानसभा भवन में। मैं चाहूँगी कि ऊपर दर्शक दीर्घा में हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अतिथिगण और बच्चों के अभिभावकगण यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई इन बच्चों की। ये 200 बच्चे जो कार्यक्रम के लिए चयनित हुए, उसी आधार पर आज इन्हें ये पोर्टफोलियो मिले हैं। सचमुच कड़ी स्पर्धा पार कर आज उपस्थित ये नौनिहाल अभिनंदन के पात्र हैं। आइए, जिन पलों का हमें इंतजार था, बाल सत्र, और इसमें बच्चे 200 की संख्या में हमारे बीच उपस्थित हैं। ये प्रश्नकाल और शून्यकाल को आयोजित करेंगे और मैं 1 घंटे के लिए विराम लेती हूँ। आइए देखते हैं आज की ये कार्यवाही। मान्य सदस्य, मान्य अध्यक्ष, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य सुश्री ललिता बाबल।
सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मुझे विधानसभा में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले 3 साल में कितने बाल विवाह हुए, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अगर नहीं तो क्यों, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री महोदय श्री दिनेश बैरड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों में बाल विवाहों की सूचना जिलेवार परिशिष्ट क पर संकलन है। खंड संख्या 2, प्रदेश सरकार ने गत 3 वर्षों में बाल विवाह रोकने हेतु निम्न प्रयास किए हैं: समाज में जागरूकता फैलाना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जिला अधीक्षकों को बाल विवाह रोकने हेतु सख्त कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नुक्कड़ नाटकों में आयोजन कराया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु किए गए प्रयासों के बाद भी असफल रहने का क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय। प्रदेश सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के चलते स्कूल प्रथा की पालना की जाती है, जिसके उपरांत सरकार सख्त प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए जहरीले कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों के हित में योजनाएं चला रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों का विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जितेश कुमार डूडी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने और खरीद बिक्री को आसान बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। किसानों को जैविक खेती करने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कुल 5,000 क्लस्टर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैविक खेती द्वारा पर्यावरण सुरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर के पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। खंड संख्या 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पादक समूह पंजीकृत है, जिनसे लगभग 20,000 से अधिक गरीब किसान जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार प्रदेश में संचालित गौशालाओं से जैविक खाद क्रिया का किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? इससे एक तो गौशालाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को कृषि के लिए जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारियों, पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं से चर्चा कर इस संबंध में अति शीघ्र कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य सुश्री आस्था ममगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है? यदि हाँ,
तो इस संबंध में कितने मुकदमे दर्ज कर उन पर क्या कार्रवाई की गई, विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, क्या ये सही है कि तस्करी द्वारा घातक एवं नशीले पदार्थों की कॉलेज और स्कूलों के युवाओं में बेची जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु तो कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिर क्या, एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री प्रतीक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विगत 3 वर्षों में 5,782 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मात्र इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही भी की गई है। गत वर्षों में पुलिस द्वारा नशा रोकने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कारण ही दर्ज मुकदमों में वृद्धि देखी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्ज प्रकरणों में वृद्धि का तस्करी बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। दर्ज प्रकरणों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट आ पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 2 के संदर्भ में जो बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई वह ठीक नहीं है। घातक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों की पर्यटक स्थलों, होटलों, बियर बार, कच्ची बस्ती, भीड़ भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि या फिर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सप्लाई करने वाले माफियाओं का चिन्हीकरण तथा ऐसे माफियाओं के प्रति प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टीमों का गठन किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र इतना ही नहीं, समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा, खंड संख्या 3 के संदर्भ में कि मादक पदार्थों के बड़े सप्लायरों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखकर बालकों व युवकों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहूँगा, इसी क्रम में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए हुक्का बार व ई सिगरेट पर पूर्व में ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जारी निर्देश व प्रतिबंध की प्रतियां परिशिष्ट द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार के सारे प्रयास नाकाफी है। सरकार की सारी सतर्कता सिर्फ कागजों पर ही है। वास्तविकता में विद्यालय महाविद्यालयों के बाहर खुलेआम नशा बिक रहा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठोस कार्रवाई की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, आपके अफसर आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं। बच्चे मतदाता नहीं है, इसलिए उन्हें सुना नहीं जाता। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। चलने दे, अपने अपने स्थान पर जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सब जानते हैं कि मंत्री जी का जवाब सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला है। नशे की लत से भावी पीढ़ी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या सरकार हर स्कूल और कॉलेज के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करवाकर नशे के कारोबार पर रोक लगाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सदन के नेता को यह आश्वासन देना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर चल रही नशे की कारोबारी पर रोकथाम होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का सुझाव भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज ही अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे विशेष योजनाएं एवं अभियान चलाकर स्कूल एवं कॉलेज के बाहर चल रहे ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम लगाए। प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री मनीष ढाका।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मनीष टागा राजस्थान के नागौर जिले से, जहाँ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पूर्वदा बीकानेर के स्वर्गीय श्री भौमराजी आर्य का दोहिता हूँ मैं। माननीय अभिभावक महोदय, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं संचाली जा रही है, विवरण सदन की मेज पर रखे। क्या सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेषताएं बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो क्या, एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे। माननीय खेल मंत्री महोदय श्री रमाकांत शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु सभी जिला मुख्यालय केंद्रों द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है। समस्त जिला मुख्यालयों में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों पर जिले के प्रचलित खेलों में प्रशिक्षक पद स्थापित कर नियमित प्रशिक्षण, खेल उपकरण, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। खिलाड़ियों को जिला राज्य संघों के मार्फत पंजीकृत खेल संघों में विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर 600 रुपये प्रतिदिन तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1000 रुपये प्रतिदिन मानदेय एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्य में वर्तमान में 17 खेल अकादमियां खोली गई है, जिसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल उपकरण, आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा एवं यात्रा आदि सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। राज्य में समस्त जिलों के अंदर खेलों के विकास के लिए खेल सुविधा में आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान की सुविधा प्राप्त हो सके। खंड संख्या 2, जी हां, समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के अंतर्गत उपखंड एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, माननीय सदस्य सुश्री हार्दिका गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, हाईवे पर बने ढाबों, घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसायों में नाबालिग बच्चों से बालश्रम करवाए जाने के प्रकरण प्रकाश में आए हैं? यदि हाँ तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, सरकार द्वारा बालश्रम की रोकथाम हेतु क्या कार्रवाई की गई है, वे क्या उपाय किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय उद्योग मंत्री महोदय सुश्री खुशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, राजमार्गों पर बने ढाबों व घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाने के आने के 1713 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 4399 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। दिसंबर 2018 से जनवरी 2021 तक जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाकर विभिन्न विभागों की भूमिकाएं तय की गई है तथा समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम टास्क फोर्स का गठन करवाया जा चुका है, जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती है। बाल श्रम संबंधी शिकायत सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों यथा बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस श्रम व बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्ड लाइन 1098 प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि आदि के संयुक्त दल द्वारा मौके पर जाकर श्रमिक को मुक्त कराया जाकर जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 व बाल एवं कुमार प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत वाद दायर किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा प्रकरणों के संबंध में न्यूनतम एवं वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण